स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। बच्चों मैं सोनिका रावत। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 2 बचपन, जो कि कृष्णा सोबती द्वारा लिखित है। यह पाठ कृष्णा सोबती के बचपन की यादों की एक झलक है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं पाठ 2। इस पाठ को पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है बच्चों, तो आप इस पाठ को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। यह है कृष्णा सोबती जी की बचपन की कहानी। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो कृष्णा सोबती जी कह रही हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, और उनके परिवार में उन्हें सभी लोग जीजी कहकर बुलाते थे। वह हमसे बड़ी हो सकती हैं, दादी भी हो सकती हैं, नानी भी, बुआ भी और मौसी भी, परंतु सभी लोग उन्हें जीजी कहकर पुकारते हैं। जीजी का अर्थ है दीदी। और अब वह उन्हें उम्र में बहुत वह अपने आप को बड़ी महसूस कर रही हैं, सयाना महसूस कर रही हैं। सयाना कहने का अर्थ है बड़ी महसूस करना, क्योंकि वह पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी कहते हैं 100 वर्ष की अवधि को, 100 वर्ष के समय को शताब्दी कहते हैं। तो वह पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। जैसे कि मान लीजिए आपका ये 2000 चल रहा है, तो वो 1900 में पैदा हुई थी। अगर उन्होंने यह लेख 1900 में लिखा होगा तो उनका जन्म 1800 में हुआ होगा। ठीक, तो मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। उनके पहनने ओढ़ने मीन्स जो उनकी ड्रेसिंग सेंस है वह भी चेंज हो गई हैं। पहले वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती रहती थी, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, गहरे हल्के रंग के अब पहनने की उनकी इच्छा होती है। पहले तरह तरह की पोशाकें पहनना, पोशाकें कहने का मतलब है ड्रेस पहनती थी। पहले फ्रॉक, निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हैं। पहले ये बच्चों वाले जीते थे कपड़े वे पहनती थी, लेकिन अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हैं। बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है, उन्हें अभी भी याद है उनके बचपन के फ्रॉक। कौन से? जो हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक है, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल कहते हैं झालर को, जो इस प्रकार लगी रहती है। कोई फ्रॉक है ऐसे और उसके नीचे इस तरीके से झालर लगी हुई रहती है। ओके, तो उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। जेब में ऊपर की ओर एक पॉकेट रहता था, ठीक है, जेब में रुमाल और इसमें रुमाल होता था फ्रॉक में, और रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। फर होते हैं ऐसे इस प्रकार जो रेशे होते हैं, रुई जैसे होते हैं, वही उसको ही यहाँ कहा जा रहा है फर। तो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी।
तो आइए बच्चों देखते हैं ड्रेस। देखिए ये है हमारा स्कर्ट और शर्ट जो कि वह अपने बचपन में पहनती थी। अब वे क्या पहनती हैं? अब ये इस प्रकार के कपड़े पहनती हैं हमारी लेखिका। पहले क्या पहनती थी? पहले पहनती थी लहंगे, चूड़ीदार कपड़े, इस प्रकार की फ्रॉक जिसमें कि झालर लगे हुए होते थे। फ्रॉक में झालर लगे होते थे। गर्म कपड़े, देखिए बच्चों ये गर्म टोपी है और ये येलो कलर की फ्रॉक है। इसके नीचे फर टके हुए होंगे और ये पीली फ्रॉक है घेरदार चुन्नटों वाली। देखिए इस पे बहुत सारे चुन्नट है और राउंड नेक। इस प्रकार के कपड़े पहनती थी लेखिका। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। मोजे मीन सॉक्स और स्टॉकिंग मतलब लंबे मोजे जो पूरे नीचे से लेकर पूरे घुटने के ऊपर तक होते हैं, उसको स्टॉकिंग कहते हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। उनके मोजे उन्हें खुद धोने पड़ते थे। नौकर या नौकरानी को नहीं देना होता था क्योंकि इसकी सख्त मनाही थी। उनके पेरेंट्स ने उन्हें मना कर रखा था कि अपने मोजे खुद धुलने हैं। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। इतवार मीन्स रविवार, संडे। संडे का दिन जो होता था वह इन्हीं छोटे छोटे कामों में बीत जाता था। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। अपने अपने पॉलिश करते थे जूते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। जब जूते को कपड़े से या ब्रश से खूब अच्छे से रगड़ते थे तो उसमें एक नई सी चमक आ जाती थी। सर्वर, सर्वर यहाँ पर लेखिका के कोई फ्रेंड है या फिर कोई रिश्तेदार हैं या फिर उनके असिस्टेंट हैं, तो उनसे ही बात कर रही हैं। कह रही हैं सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। कहने का अर्थात है कि वह कह रही हैं कि पहले से ज़्यादा अब के जूते जो है वह बहुत ही आराम देते हैं। लेकिन जब हम अपने समय में जूते पहनते थे तो छालों का इलाज शुरू हो जाता था। देखिए बच्चों नए जूते पहनने से किस प्रकार यहाँ पर घिस जाते हैं ना बच्चे। नए जूते जो होते हैं यहाँ पे घिसते हैं और छाले पड़ जाते हैं और घाव भी बन जाते हैं। तो इन्हीं घाव का कृष्णा सोपती जी यहाँ पर उल्लेख कर रही हैं कि नए जूते लेने के साथ साथ छालों का इलाज भी शुरू हो जाता था। क्योंकि जूते जब यहाँ रगड़ खाते हैं या फिर इस अंगूठे की जगह पे रगड़ खाते हैं तो यहाँ पे छाले उभर आते थे। लेखिका कह रही हैं कि जब हम कभी लंबे सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। कहती हैं कि हमेशा रुई रखते थे जब नए जूते पहनते लंबी सैर पे निकलते थे। जहाँ पर जूता लगा मीन्स जूते ने जहाँ काटना शुरू किया वहाँ पर रुई रख लेते थे। कहती हैं कि हमारे और तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमने ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। कह रही हैं लेखिका कि ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था क्योंकि ऑलिव ऑयल कैस्टर ऑयल जो होता है बच्चों वो पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। उसको एक दिन पहले पीते हैं जिस दिन छुट्टी होती है। जिस दिन संडे को छुट्टी होती है तो शनिवार को यह शनिचर कह रही हैं, शनिचर कहते हैं। शनिचर को वह पीते थे और संडे को उनका पेट बिल्कुल साफ हो जाता था। इसलिए उन्हें शनिचर से ही
सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी, क्योंकि वह बहुत ही कड़वा होता था। छोटा सा शीशा का गिलास होता था बिल्कुल इस तरह, और उसमें एक निशान लगा हुआ होता था, है ना बच्चों। देखिए ये गिलास है और इस पे दवा का खुराक का निशान लगा है कि हमें यहीं तक दवा भरकर तेल पीना है, ठीक है। देखिए बच्चों, यही है कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल। ये सब छोटे छोटे जो हैं, ये ब्लैक ऑलिव्स और ये ग्रीन ऑलिव्स है, यही पीते हैं पेट साफ करने के लिए। लेखिका कह रही हैं कि मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। वह अपने शब्दों से हमें यह बताएंगी कि उस समय का जो था माहौल और जीने का तरीका किस प्रकार का था, और अब जो है उन बचपन की दिलचस्पियाँ मीन्स जो फेवरेट्स चीज़ें हैं वह किस प्रकार बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। ग्रामोफोन कैसा होता था बच्चों? देखिए ग्रामोफोन ये है ग्रामोफोन, और इससे क्या होता था कि इसमें तवे जैसी सीडी रहती थी बड़े सी, और इसमें एक हुक रहता था, वह चलने वाली थी, राउंड राउंड घूमती थी, और इसमें से साउंड निकलती थी, गाने बजते थे। उस समय रेडियो और टेलीविज़न, जो रेडियो आता है और टेलीविज़न टीवी, वो नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। कुल्फ़ी एक गिलास में जमी जमाई आती थी, स्टिक में लगी हुई, अब वह आइसक्रीम बन गई है जो कि हम लोग रोज़ खाते हैं। कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है। जो कचौड़ी समोसा होता था बच्चों, देखिए यह किस में बदल गया है? वह बदल गया है, ये पैटीज़ है, इसमें बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। शहतूत ये है बच्चों, देखें ये छोटे छोटे फल होते हैं, इसको इंग्लिश में मलबेरी कहते हैं। और ये देखिए फालसे हैं, फालसों के जो और खसखस के शरबत जो हैं, खसखस मीन्स होते हैं जो मखानी होते हैं, और पोस्ते की शरबत को अब क्या हो गया है, वह कोक पेप्सी में बदल गए हैं, अब कोल्ड ड्रिंक्स में बदल गए हैं। पहले लोगों को थकान महसूस होती थी, गर्मी महसूस होती थी, तो वो फालसे और शहतूत के शरबत पीते थे, खसखस के शरबत पीते थे। उन दिनों कोक नहीं होते थे, लेमनेड विम्टो मिलती थी। लेमनेड क्या होता है? लेमनेड होते हैं ये नींबू के शरबत, और विम्टो उस एक प्रकार की ड्रिंक होती थी वहाँ पे, तो उस समय में तो वो विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। ब्राउन ब्रेड क्या होता है बच्चों? ब्राउन ब्रेड जो होता है वो आटे का बना हुआ ब्रेड होता है, और वाइट ब्रेड जो होता है वो मैदे से बना हुआ होता है। तो शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को, जो शिमला में और नई दिल्ली में बच्चे पलते हैं, बड़े होते हैं, उनको वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट जो आजकल जो रेस्टोरेंट होते हैं ना बच्चों, उसमें पहले वो भी हुआ करते थे। कौन? वेंगर्स और डेविको की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। चॉकलेट वहाँ की मिलती थी, और पेस्ट्री जो होती थी वो बहुत ही टेस्टी होती थी। उन दोनों भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। शिमला में यह जो कहानी है बच्चों वो शिमला की है, तो वह जो शिमला में एक मॉल है, वहाँ से ब्राउन ब्रेड लाने की भाई बहनों की ड्यूटी लगी रहती थी। तो हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था,
ठीक है। लेखिका कह रही हैं कि उनका घर जो था वह मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। देखिए बच्चों, वहाँ पर जो उनकी मॉल से उनके घर की दूरी ज़्यादा नहीं थी। पहले वह एक चढ़ाई चढ़ते गिरजा मैदान पहुँचते, गिरजा मैदान से एक उतराई उतरते तो सीधा कहाँ पहुँच जाते थे, वह सीधा अपने मॉल पे पहुँच जाते थे ब्राउन ब्रेड लेने के लिए। जैसे ही वो मॉल पर पहुँचते थे तो उनको पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू आने लगती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। डेली चॉकलेट खाने की उन्हें परमिशन नहीं मिलती थी। एक दिन वह हफ्ते में खरीद सकते थे। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। लेखिका के पास सबसे ज़्यादा चॉकलेट और टॉफ़ी रहती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी कसमल। सोच कर ही मुँह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गज़ब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुँह में। काफ़ल शिमला में एक स्पेशल फल होता है काफ़ल, उसकी बहुत उनको याद आती है। खट्टे मीठे होते थे, एकदम लाल और कुछ गुलाबी रस भरी, बहुत ही रसीले कसमल, एकदम मुलायम से। सोच कर ही मुँह में पानी भर आता था। चेस्टनट देखिए बच्चों, यह चेस्टनट है। तो उनके बारे में कह रही कि चेस्टनट एक और गज़ब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में, वह भी उन्हें बहुत टेस्टी लगते थे। चने ज़ोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने ज़ोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना ज़ोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना ज़ोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। अब यह लेखिका जो है चने ज़ोर गरम के बारे में बता रही हैं कि चना ज़ोर गरम उस समय की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मसालेदार डिश थी। और इसको रखने के लिए एक कोन टाइप का नीचे से तिरछे घुमाते हुए एक उसमें रखने के लिए बना देते थे पेपर से। देखिए ये कोन टाइप का, ताकि ऊपर से चने आसानी से निकल जाएं। कुछ बच्चे तो पुड़िया वाले तेज मसाला उस पर डलवा देते थे। गिरजा मैदान घूमने तक पूरी पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास लय रफ्तार थी। उसको खाते खाते कब रास्ता पार हो जाता था उन्हें पता ही नहीं चलता था। छुटपन में कहने का अर्थ है छोटे में। हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। शिमला रिज एक स्थान है शिमला का, उस पर बहुत मज़े किए। घोड़ों की सवारी की है, जहाँ पर घोड़े दौड़ते हैं वही होता है रिज, शिमला रिज। घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते। ननिहाल के घोड़े खूब हिस्ट पृष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। कह रही हैं कि हम न जाने क्यों उन घोड़ों को कुछ कमज़ोर समझते थे, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े मीन्स दिल्ली में घोड़े जो होते थे वो खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी।
अभी वे उनकी बात नहीं कहना चाहती हैं। वे अब ये बात वह फिर कभी कहेंगी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। जाखू का पहाड़ जो होता है बच्चों, वह सबसे ही शांतिमय सुंदरता को प्रदर्शित करने वाला पहाड़ है। जाखू हिल्स बहुत ही फेमस हिल है। वहाँ पर एक ऊंचा चर्च है जहाँ पर चर्च की घंटियाँ बजती हैं तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती है। लगता है उसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हों। उन घंटियों की धुन में लगता है कि प्रभु यीशु कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। स्कैंडल पॉइंट भी वहाँ का एक जगह है बच्चों जहाँ जो कि बिल्कुल मेन है। तो देखिए यहाँ पर क्या बखान किया जा रहा है। मौसम का बखान, माहौल का बखान किया जा रहा है कि गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं। मीन्स जो पहाड़ है उस पर अंधेरा छाने लगा है, वह धुंधला दिख रहा है और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रात हो गई है, अंधेरा खूब घना हो गया है। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। जो रिज जहाँ पर घोड़े दौड़ रहे थे वहाँ का, और मॉल की दुकानों का चमक, और स्कैंडल पॉइंट पे जो भीड़ धीरे धीरे उभरती चली आ रही है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। सर्वर से कह रही हैं कि उस दिनों एक स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। मॉडल कहने का मतलब है उसका डुप्लीकेट, बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला। किस रूट की ट्रेन? शिमला कालका की। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी की मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। वह एक शोरूम की बात कर रही हैं जहाँ पर एक ट्रेन का मॉडल बना हुआ है, जहाँ पर कि एक शो के लिए ट्रेन का मॉडल बनाया जाता है। वहाँ पर देखने के लिए कुछ इस प्रकार देखिए, जैसे कि ये एक ट्रेन का छोटा सा मॉडल बना है, देखने में लोगों को आकर्षित करे, तो इसलिए मॉल और शोरूम्स में ऐसे मॉडल बनाकर रखे जाते हैं। वहाँ से उनको एक और दुकान नहीं भूलती है जहाँ से उनकी चश्मा बनाया गया था, जिस दुकान से उनकी चश्मा बनाया गया था। और वहाँ के जो डॉक्टर थे वह अंग्रेज़ थे। उन्होंने ही उनका नंबर निकाला था चश्मे का। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। अटपटा मीन्स अच्छा नहीं लगा उन्हें, कुछ अजीब सा महसूस होता था, अनकंफर्टेबल लगता था। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते हैं, आँखों में कुछ तकलीफ़ है? इस उम्र में ऐनक? ऐनक का अर्थ है चश्मा। दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहाँ दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो उन्हें जिन
आँखों के डॉक्टर जो थे वह अंग्रेज़ थे। उन्होंने इनको चश्मा दिया और कहा कि कुछ देर तक पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो जो छोटे बड़े सब उनकी चेहरे की ओर देखते थे और कहते थे कि आँखों में कुछ तकलीफ़ है, और एक राय ज़रूर दे दिया करते थे कि अपने खान पान को अच्छा रखो और दूध पिया करो। तो वह कह देती थी कि कुछ दिन पहनूंगी तो यह ऐनक जो है उतर जाएगी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने उन्हें कहा है। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था। आश्वासन का अर्थ है कि पूरी उनको सांत्वना दी थी, उन्हें कंसोल किया था। लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, चूँकि वह कितनी बड़ी हो चुकी हैं, अब बूढ़ी भी हो गई हैं। नंबर बस कम ही होता रहा है। नंबर कम होने का अर्थ है उनकी आँख और कमज़ोर होती चली गई है और होती रही है। नंबर कम होने का अर्थात है कि उनका पावर और भी बढ़ गया है, चश्मे का पावर और बढ़ गया है। आप इसकी जिम्मेवार हूँ, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं इसकी दोषी खुद को मानती हूँ कि मेरा नंबर कम हो गया है। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। जब उन्होंने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। कह रहे हैं उनकी कज़न, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, या नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। कह रहे हैं कि सूझे दूर की मतलब उन्हें दूर की दिखे, और यह नहीं लड़की को मालूम, लड़की को यह नहीं पता है कि सूरत बनी लंगूर की। लंगूर मीन्स होता है बंदर। बंदर जैसा ही होता है, पर लंगूर की जो शक्ल होती है वह काली होती है। तो मैं खिजी का अर्थ है गुस्साई। मैं खिजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। उनको गुस्सा आया कि यह मुझ पर ही क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, पर शेर अच्छा था जो उन्होंने कहा था। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी। जब वह उन्हें चिढ़ाकर चले गए तो वह अपने कमरे में आई और आकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की? नहीं, हाँ, अपने आप से ही प्रश्न कर रही हैं कि क्या मेरी सूरत लंगूर की बन गई है? नहीं, फिर कहती हैं हाँ। मैंने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। उनके छोटे भाई थे तो उन्होंने टोपा उठाया। टोपी मीन्स छोटी टोपी, टोपा मतलब बड़े टोपे, बड़ा टोपी हैट। तो उन्हें कुछ अजीब लगा और मजाकिया भी मीन्स उन्हें कुछ फनी टाइप का लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब हम नया चश्मा लगाते हैं तो हमारे चेहरे पे कुछ अटपटा सा अनबना सा लगता है, हमारे चेहरे के साथ उसकी तालमेल नहीं बैठती। परंतु लगाते लगाते ऐसा लगता है कि अब चश्मा उतार देंगे तो हमारा चेहरा खाली हो जाएगा। तो उसी प्रकार लेखिका कह रही हैं कि अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। हाँ, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभेते वाली हिमाचली टोपियाँ। कहती हैं कि उस काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों
शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। अब जब वह यह बातें बता रही हैं, उस समय की बात है, कह रही हैं कि शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। उन्होंने कई रंगों की टोपियाँ अपने पास जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, जो सिर पे दुपट्टा ओढ़ा जाता है उसकी बात कर रही हैं। और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। सहज मतलब आसान, सुंदर दिखने वाली, सुभीते जो भाते हैं, अच्छे लगते हैं, वैसी हिमाचली टोपियाँ। तो अपने टोपियों की बखान कर रही हैं कृष्णा सोबती जी। तो बच्चों, आपने इनके बचपन के बारे में जाना और उस समय का बचपन जब का माहौल और वातावरण कुछ अलग था और अब कुछ अलग है। तो बच्चों, आपको कैसा लगा इनकी बचपन के बारे में पढ़कर? कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। तब तक के लिए बाय बाय। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल बच्चों।